अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। नाज़रीन 13 हल्के हैं, सैकड़ों उम्मीदवार हैं, इसके अलावा हज़ारों पोलिंग स्टेशन हैं और लाखों वोटर्स हैं। सब पर बोल न्यूज़ की नजरें इस वक्त जमी हुई हैं। कौमी असम्बली के 6 हैं, पंजाब असम्बली के 7 हल्के हैं जिसमें ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। नून लीग की बात की जाए तो टिकट होल्डर, इसके साथ साथ जो PTI हैं उनके हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि आपस में मुकाबला कर रहे हैं। सबसे बड़ा मार्का इस वक्त NA18 हरीपुर है जहाँ पर फौज को ऑलरेडी तलब कर लिया गया है, जहाँ पर PTI की हिमायत याफ्ता हैं शहरनाज, उनका नून लीग के बाबर नवाज खान से कांटे का मुकाबला है। अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि ये सीट उमर अयूब की नाअहली पर खाली हुई थी जिस पर उन्होंने मैदान में अपनी ही एहलिया को उतारा है। अब देखना यह है कि यहाँ पर किस तरह का मुकाबला होगा, जबकि ऑलरेडी जो नून लीग है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो नून लीग के वोटर्स हैं एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो बाहर निकल रहे हैं। गो कि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, लोग देर से सो के उठते हैं, लेकिन जो नून लीग के वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि टर्नआउट बहुत अच्छा है। जबकि जो PTI है उसके हवाले से जो खबर मौसूल हो रही है, अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी दावा किया है। वो कहती हैं कि पोलिंग कैंप्स की वीडियोज़ में शेयर कर रही हूँ और दावा भी कर रही हूँ साथ साथ कि तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग कैंप्स हैं वो खाली हैं, जबकि नून लीग के जो पोलिंग कैंप्स हैं वहाँ पर वोटर्स की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स हैं जहाँ पर कहीं पर खाली टेंट्स भी लगे हुए हैं, कहीं पर खाली कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही हैं, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार वाज़े बरतरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये दावा आज़मा बुखारी की जानिब से किया जा रहा है। वो मजीद लिख रही हैं कि लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। PTI ने पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। आखिरी वोट शाम 5 बजे कास्ट होगा। उसके बाद देखना होगा कि कौन कौन से हल्कों में क्या कुछ है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर लें तो उनके हवाले से भी खबरें मौसूल यही हो रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जो कंट्रोल रूम्स हैं वो वहाँ पर कायम किए गए हैं और इस वक्त तक की सूरत हाल अच्छी है। इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा है कि किसी किस्म के जो हालात हैं वो थोड़े से ख़राब होते नजर आए और आपस में लोग गुत्थम गुत्था हुए, कुछ झगड़े की सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि इस वक्त सूरत हाल तमाम पोलिंग स्टेशन पे कंट्रोल पर दिखाई दे रही है। मोहम्मद आरिजा ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। आरिजा बताएगा कौन से हल्के से रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात का महाज है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली के 6 जबकि सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात आज होना थे और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मरकज़ी कंट्रोल रूम से क्या सूरत हाल है और सूबाई जो कंट्रोल रूम्स हैं उनकी क्या हाल जानते हैं। शनवारी साहब से बताइएगा सर। देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि अभी तकरीबन आधा टाइम गुजर गया है और तमाम हमारे 3541 ये सारे काफ़ी बड़ी तादाद है पोलिंग स्टेशंस की और इसमें काफ़ी सेंसिटिव एरियाज़ भी हैं, हिली एरियाज़ भी हैं हमारे हरीपुर जी खान की तरफ से। तो वहाँ पे हमने भरपूर इंतजाम किए हुए हैं हर लिहाज से, लॉजिस्टिकली और उसको कम्युनिकेशन का हमारा जो नेटवर्क है, इसके अलावा जो हमारा सिक्योरिटी का नेटवर्क है। और यहाँ मॉनिटरिंग का लेवल ये है कि सेक्रेटरी साहब इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान और स्पेशल सेक्रेटरी इकबाल ज़फ़र हुसैन साहब यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, मॉनिटरिंग हो रही है। तो इस कंट्रोल रूम के मातहत इस वक्त 15 कंट्रोल रूम्स काम कर रहे हैं। एक सूबाई लेवल पे पंजाब में है, लाहौर में, और एक खैबर पख्तूनख्वा में है, पेशावर में। और इसके अलावा जो 13 हल्के हैं उनमें भी है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स और इसके अलावा रीजनल डिवीज़न लेवल जो कहते हैं, डिवीज़न लेवल पे भी हमारे 4 कंट्रोल रूम्स हैं। तो हम उन सब के साथ लाइव है, अगर आप सामने देख सकें, आप कैमरे दिखा सकें, तो इन सब के साथ हम लाइव हैं। मरकज़ी कंट्रोल रूम से सूबाई कंट्रोल रूम्स और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स को मॉनिटर किया जा रहा है। तो ज़िमनी इंतखाबात का अमल जारी है। इसके अलावा लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA 129 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि अरसलान अहमद हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और इसके साथ साथ PMLN से हाफिज़ मियां नुमान हैं। इन दोनों में तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो वोटर्स को बाहर निकालने के लिए काफ़ी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ओवरऑल सिचुएशन वहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, अफजाल अब्बासी अहाता कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 129 में, जहाँ सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, लेकिन वोटर्स का टर्न आउट जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इस हल्के में कुल 334 पोलिंग स्टेशन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन रावी में पोलिंग स्टेशन नंबर 200 पर, जहाँ पर जो वोटर्स टर्न आउट है वो इंतहाई कम है और जो उम्मीदवार हैं वो वोटर्स को निकालने के लिए, घरों से निकालने के लिए मुतहरिक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो हैं वो उम्मीदवार इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन
वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को निकाला जा सके ताकि टर्न आउट बेहतर हो। 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हलके में, लेकिन अभी तक जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम है और तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 160 पोलिंग स्टेशन को हसास, जबकि 174 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। जी ज़ालाबाद इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। ज़रा रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का। यहाँ का हल्का है PP 116। लीगी उम्मीदवार हैं राना अहमद शहरियार, इनका मुकाबला हो रहा है आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर से। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। गुलाम दस्तगीर बताएगा कैसी गहमा गहमी यहाँ पर देख रहे हैं, वोटर्स का टर्नआउट कैसा है? बिल्कुल, फैसलाबाद के पाँच जिमनी हलकों में इलेक्शन का अमल पुरअमन तरीके से चल रहा है। अभी हम PP 116 में मौजूद हैं। यहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार राना अहमद शहरियार और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार मतलब असगर अली कैसर के दरमियान कांटे का मुकाबला है। हमने देखा है कि जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, वोटर्स अपना हक़ रायदही अदा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। PP 116 में टोटल 2,76,280 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,45,927 है और जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद 1,30,353 है। जबकि टोटल पोलिंग स्टेशन जो है वो 190 कायम किए गए हैं। 98 मर्दों के पोलिंग स्टेशन हैं और ख़वातीन के 92 पोलिंग स्टेशन हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी काफ़ी बंदोबस्त हैं। वोटर्स कुछ वोट डाल के आ गए हैं, कुछ वोट डाल रहे हैं। बात भी उनसे करते हैं क्या तैयारी थी वोट डालने के हवाले से। नाश्ते वाश्ते चले, इतवार का दिन है, एंजॉय किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इतवार का दिन है, आपको पता है, सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है, दोस्तों को फ़ोन किया है, सब दोस्तों ने मिलकर नाश्ता किया है, बड़ा खुशगवार माहौल है। बिला तातुल यहाँ पर भी जारी रहेगा। टर्नआउट कैसा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, कैसी गहमा गहमी है, यही बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नजीब अहमद। जी इस वक्त मैं साहिवाल के हल्का NA 43 और PP 203 में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग जारी है। टोटल 143 हल्का में पोलिंग स्टेशन, 442 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और PP 203 के तकरीबन 185 पोलिंग स्टेशन है। और जो हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं PP 203 में, वो 2,10,000 के करीब अफराद जो है वो अपनी हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और NA 143 में तकरीबन 6 लाख के करीब वोटर हैं जो कि आज वोट कास्ट करेंगे। उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिनका निशान शेर है वो चौधरी मोहम्मद तुफैल जट हैं और उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी। इस हवाले से नजीब आगाह कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान का रुख करेंगे। यहाँ का हल्का है NA 185। यहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। हल्के के 226 पोलिंग स्टेशन बताए जा रहे हैं जहाँ पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। कैसी गहमा गहमी है, क्या कुछ वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है, यही बता रहे हैं शेर अफगान। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के हल्का 185 पर पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। अगर हम इलेक्शन में उम्मीदवारों की बात करें तो आज के दिन जो है 8 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 4 पाकिस्तान की सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, UIFA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है वो मैदान में है और इसके अलावा 4 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में है। मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार आज के दिन इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें जो कांटे का जो मुकाबला है वो हमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त खान खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो सरदार महमूद कादिर लगारी के दरमियान जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, हम देख रहे हैं कि जो टर्न आउट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इतवार के दिन की वजह से भी। तो इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर है और लोग जो है अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी भी करते हैं। अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक और 1 घंटा कबल हमने पूरी गुफ्तगू की है इस हवाले से और अब दूसरे घंटे में हम दाखिल हो चुके हैं। लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल है। इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन का मैदान है जो कि पूरे ज़ोर से सज चुका है। कौमी असम्बली के 6 हैं और पंजाब असम्बली के 7 हल्के हैं जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मार्का NA 18 हरीपुर जहाँ पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं और उमर अयूब की अहलियाँ हैं। उमर अयूब की नाअहली के
बाद जब सीट खाली हुई है तो वो फिर मैदान में उतरी हैं, अब वहाँ पर उसको हसास भी करार दिया जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल है, ओवरऑल टर्न आउट कैसा जा रहा है, क्या कुछ आगे हो सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत हमें ज्वाइन करिए, इसके साथ साथ एहतशाम उल हक सीनियर पैनलिस्ट भी हमारे साथ ही मौजूद है, दोनों को वेलकम करेंगे, और आदिल अब्बासी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन। एहतशाम साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है, गो के कहा जा रहा था काफ़ी हसास और इंतहाई हसास बड़े सारे पोलिंग स्टेशन हैं, इक्का दुक्का हमने देखा है, छोटे से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन पोलिंग का जो अमल है वो ज़बरदस्त तरीके से जारी है। ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं आज की सिचुएशन को, फिर आगे बढ़ते हैं। जी मारूफ, आप ठीक कह रहे हैं, अभी तक तो सूरत हाल जिस तरह है, सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे किए हुए थे। कुछ जगहों पे जहाँ लग रहा था कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे कुछ तसादम का खतरा हो सकता है, तो वहाँ फौज को भी बुलाया गया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अब आप देख लें कि 2 बज चुके हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी पहली दफ़ा लग रहा है कि बड़े वाइब्रेंट तरीके से काम कर रहा है। जिन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की हैं ज़ाब्ते की, उसको आपने देखा, उनको सजाएं भी दी हैं, उन्होंने जुर्माने भी उनको दिए हैं ज़ाब्ता अखलाक की जहाँ खिलाफ वर्जी है। लेकिन जनरली देख रहे हैं कि मामला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि टर्न आउट इतना तेजी से नहीं, बड़ा आमतौर पर हम देख रहे हैं आखिरी 2-3 घंटों में लोग आना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी बात है, देखें मारूफ, के जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं आमतौर पर इनको इस तरह लोग देखते हैं कि ये, हमने हमेशा यही देखा है कि गवर्नमेंट अपने देश को वही जीत रही होती है, बड़ा कम होता है कि कोई, हमने देखा है कि जी वो गवर्नमेंट जो है ना, वो जो बरसदार हो वो हार जाए। पीटीआई के ज़माने में अलबत्ता जरूर हुआ था, आपको याद होगा उनके ज़माने में 18 इलेक्शन हुए थे, पीटीआई हुकूमत में थी, और 17 इलेक्शन हार चुके थे वो। शायद वो मेरा ख्याल है कारकर्दगी बहुत बुरी थी उनकी। लेकिन जनरली अब देख रहे हैं कि ये जो ज़्यादातर तो आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, आज़ाद कैंडिडेट हैं, पीटीआई के बंदे भी खड़े हैं लेकिन आज़ाद हैं, क्योंकि उनको इस तरीके का उनका आपको पता है सूरत हाल उनकी हो चुकी है। तो अब इसमें हम यही देख रहे हैं कि एक जगह है जहाँ पे हम देख, बाकी तो इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पे मैंने इकट्ठे हैं, डेरा गाजी खां में एक जगह है मारूफ जहाँ पे हमने देखा पीपल्स पार्टी और नून लीग का उम्मीदवार जो है ना मुकाबला कर रहे हैं। बाकी ये है कि ये देख सिंबॉलिक तो वो हरीपुर का ही हल्का है। हरीपुर का हल्का मैं आपको बताऊं, ये शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है, जहाँ पे टर्न आउट भी देखा जाएगा। और जाहिर है जिस तरीके से उमर अयूब को सजा हो चुकी है, वो आप देख रहे हैं कि वो अपनी गिरफ्तारी भी नहीं दी, भागे हुए हैं। और जाहिर है वो सुबह केपी का है, सारे लोग जो है जिनको सुनाई हुई है आपने देख लेंगे वहीं है, वहाँ से आते नहीं है, तो अपनी बेगम को उन्होंने खड़ा किया हुआ है। अब देखना यही कि वहाँ पे सूरत हाल क्या होती है। आमतौर पर लोगों को तो केपी के बारे में तो ये है कि भी वहाँ पे डिलीवरेंस कोई नहीं हुई, कारकर्दगी नहीं दिखाएगी, 13 साल से चीजें वहीं पड़ी हैं। और आपने देखने इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरह खराब है, कोई आपने देखा कि डेवलपमेंट बजट नहीं शुरू हो सका, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, न कोई मेडिकल कॉलेज बन पाया। इसी तरीके से लोग यही कह रहे हैं कि वहाँ अब देखना यही कि लोग उसको किस तरह देखते हैं। ठीक है, वोट बैंक उनका है, पीटीआई को लोग सपोर्टर भी हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे मुखालफिन भी बड़े तकड़े हैं, वहाँ पे भी धड़ाबंदी ज्यादा है, पुराने लोग हैं, और जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे होते तो देखना है कि क्या होगा। लेकिन जनरली यही कहा जा रहा है कि ये बैरोमीटर होता है आमतौर पर ज़मीनी इंतखाबात के, किसने जीते हैं किसने नहीं जीते। हमेशा हमने देखा है बरसदार हुकूमतें जीत पाती हैं। देखना यही है कि क्या ये रेप्लिका बनेगा आइंदा होने वाले इलेक्शन में, किस हद तक ये हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रेंड को बताएगा कि कौन किस तरफ है, किस तरफ जा रहा है। ठीक है, कौन किस तरफ जा रहा है और कौन कितना भारी चल रहा है, ये भी देखना होगा। जिस तरह से आप भी ज़ाहिर है गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमने देखा भी है कि जो इक़्तिदार में होते हैं उन्हीं का पलड़ा भारी भी होता है। इसी का जवाब भी ले लेते हैं। बतूल, आप क्या समझ रही हैं, जिस तरह से दावे भी किए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से, और ज़ाहिर है हमने देखा है सबसे बड़ा हल्का है हरीपुर, वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके साथ बड़े सारे लोगों का कहा जा रहा है कि वोट मौजूद है। हमने देखा कि पेशावर में जब जलसा हुआ तो बड़े सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अहद किया कि हम इनको वोट भी करेंगे। तो क्या समझ रही हैं कि इस दफ़ा ये बेंचमार्क सेट होता नजर आ रहा है या रिवायत पहली वाली ही बरकरार रहेगी? देखिए, पहली बात तो इन इलेक्शंस की एक बड़ी एक्सरसाइज कंसिडर करना भी एक बड़ा क्वेश्चनेबल फैक्टर होगा, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से हम सिर्फ एक उम्मीदवार देख रहे हैं, वो भी सिर्फ हमाद अजहर के हल्के में। बाकी तो पीटीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े भी नहीं किए। लेकिन ये बहुत अहम होगा कि अगर वो एक ही हल्के से खड़ा करें और उसी से जीत जाएं तो इसकी सिंबॉलिक अहमियत बहुत होगी। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी नहीं है कि एटलीस्ट वो इलेक्शन तो लड़ते, ये पहले भी उनका शेवा रहा है कि वो मैदान खाली छोड़ देते हैं। पर ऑन दी अदर हैंड ये भी नहीं, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दफ़ा 144 का नफाज है, कोई ख़ास पॉलिटिकल एक्टिविटी तो पीटीआई कर नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि एक
एक्सपेक्टेड सा रिज़ल्ट है इन 13 हलकों में। लेकिन अगर NA 129 PTI के पास जाता है पहले की तरह, क्योंकि उससे इन द मीन वाइल तो हमाद अज़हर ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और वो अंडरग्राउंड थे, तो ये एक बड़ी PTI के लिए जीत होगी। तो एक तरफ जो लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ पा रहे, एक तरफ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त ही नहीं है, तो दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट कैंपेन कर रही है, बल्कि ये भी एतराज़ आ रहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ड्यूरिंग द कैंपेन अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें विच इज़ अगेंस्ट इलेक्शन कोड एथिक्स। तो मुझे लगता है कि शाम तक देखना होगा, शायद कहीं हमें कोई फ्रिक्शन नज़र आए। फिलहाल तो बड़ा एक्सपेक्टेड सा सिनेरियो। सही है, ठीक है। आदिल क्या समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फैसला आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर इस दफ़ा हम देखेंगे कि शतरंज की जो बाजी है वो पलटती हुई नज़र आएगी? और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पॉइंट बतूल उठा रही हैं कि जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो भी की जा रही हैं हुकूमत वक्त की जानिब से। अब सवाल ये है कि उनके खिलाफ क्या वाकई कार्रवाई होगी, क्या इलेक्शन कमीशन उनको भी कटहरे में खड़ा करेगा या नहीं? क्या समझ रहे हैं? आदिल, अपना माइक काइंडली अनम्यूट कीजिएगा फर्स्ट। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे तो आवाज़ आ रही है, लेकिन आई थिंक। हेलो जी बोलिएगा आदिल, अब बोलिएगा। आप कैन यू हियर मी? या आई कैन। जी देखें, ये ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट होता है पाकिस्तान में। बाई इलेक्शन का जो एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में, जिसकी गवर्नमेंट होती है मोस्टली वही लोग जीत जाते हैं बाई इलेक्शन, ये तो सब पता ही है। असल बात ये है कि ये 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसके बाद एक ये सबसे बड़ा बाई इलेक्शन ये इवेंट बन गया है ना वे कि इतने हलकों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। और ये पहले आपको पता है कि सितंबर में होने थे, लेकिन ये डिले हो गए ड्यू टू फ्लड्स और जो वेदर की सिचुएशन होती है पाकिस्तान का, कोई ना कोई रीज़न आपको पता है होता है हमारे यहाँ इलेक्शंस डिले होने का भी। तो ये अब एक ज़ाहिर है मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं पंजाब के, और सिर्फ 2 हलकों पे PTI की प्रेजेंस है। एक लाहौर मिनिस्टर को जिस बात पे इलेक्शन कमीशन से नोटिस मिला वो भी यही हलका है, और जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई गड़बड़ की गई तो फिर तबादले और तकर्रियाँ और निकाल दिया जाएगा। इसी तरह फिर वहाँ पर PMLN के साबिक वज़रा भी गए, उन्होंने भी तकरीरें की, उन्होंने भी कहा कि हम फिर देखते हैं कि किस तरीके से इंतज़ामिया अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगी, अगर किसी ने कुछ किया, कोई गड़बड़ की, तो फिर हम जो है वो हाथ से भी रोकेंगे। ये धमकियाँ दी गई और नोटिस भी मिलते रहते हैं। ज़ाहिर है सब कुछ पाकिस्तान की सियासत में चलता रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जो हुकूमत वक्त है वो अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके बाई इलेक्शन यूजुअली जीत जाती है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा माजी में भी होता है। लेकिन कुछ हलकों में ऐसा होता है कि एक दो हलकों में रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, जिसके बाद ऑपोजिशन को उसकी पॉलिटिक्स करने के लिए एक स्पेस मिल जाती है कि जी देखें, बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने अपने रिसोर्स को इस्तेमाल किया, लेकिन हमने फिर भी जो है ये मार लिया और इलेक्शन जीत लिया। और उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी है, और पॉपुलैरिटी को भी डिटर्मिन किया जाता था इसी तरह के, देखिए जी बाई इलेक्शन हम जीत गए बावजूद इसके कि हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल किए। तो दोनों तरफ से, यानी जहाँ जिसकी हुकूमत होती है वो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहा होता है, जोर लगा रहा होता है। लेकिन हरीपुर में मुझे लगता है कि एक टफ कॉन्टेस्ट होगा। लाहौर में मुझे नहीं लगता, क्योंकि लाहौर में तो PTI क्रैकडाउन के बाद जो कुछ उसके बाद उतनी हमें मोबिलाइज नजर नहीं आती। पंजाब के अंदर फैसलाबाद ले लें आप, सरगोदा ले लें। आदिल, मोबिलाइज नजर आती नहीं या उनको होने नहीं दिया जाता? ज़ाहिर है देखिए सियासत में कोई किसी को होने नहीं देता, आपको खुद होना पड़ता है, फिर उसकी एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपको खुद जोर लगाना पड़ता है। ज़ाहिर है फिर मुकदमेबाजियाँ भी होती हैं, फिर एक दूसरे पे FIR भी कटती हैं, फिर एक दूसरे को प्रेशराइज भी किया जाता है। हमारे यहाँ ये कल्चर ज़रूर है कि वो कहता है यार मैंने तुम्हें 10 दफ़ा किया था, तुमने मुझे 15 दफ़ा क्यों केस कर दिए मेरे ऊपर। तो हर दफ़ा जो नई पार्टी आती है, नया ग्रुप आता है या नई गवर्नमेंट आती है, वो उस पर पिछले से ज़्यादा प्रेशर देती है। आपका क्या ख्याल है, अगर कभी PTI वाले पावर में आए तो वो जो गवर्नमेंट ये कर रही है इनको छोड़ेंगे? वो इससे डबल करेंगे। सो जो कुछ भी हो रहा है वो जाहिर है हमारे यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बेसिकली बात ये बताना चाह रहा था कि PTI पंजाब में उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं नज़र आ रही है, स्ट्रीट पावर अपनी शो नहीं कर रही ड्यू टू प्रेशर कह लें आप, FIR कह लें, जो भी कह लें, गवर्नमेंट की जो टैक्टिक्स होती हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन KP के अंदर क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, तो KP के अंदर आपको जो है वो PTI बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रही है। जलसे भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, तकरीरें भी करते हैं, रियासत को चैलेंज भी करते हैं, धमकियाँ भी लगाते हैं, सब कुछ चलता है।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पंजाब की हद तक तो मुझे कोई खास कंपटीशन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हरिपुर की सीट के ऊपर लगता है कि ये टफ कॉन्टेस्ट होगा। सही है। एहतशाम साहब, अब चूंकि हम यही देख रहे हैं, ज़ाहिर है पीटीआई ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी जो 2 हल्के हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक हल्का ज़्यादा उनका मजबूत है। एक तो वही वाली बात है कि इतना ज़्यादा वो मोबिलाइज हो नहीं सके, नहीं करने दिया गया। दोनों अलग अलग सवाल हैं, लेकिन जिस तरह आदिल कह रहे हैं कि खुद से होना पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि माजी में, अभी माजी करीब की भी बात कर लें अगर, तो पीटीआई का जो पूरा इन्हिसार है इस वक्त वो बानी की रिहाई पर लगा हुआ है, जो कि वो जानते थे कि ये इस तरह की कैंपेन चलाई जा सकती है, मोबिलाइज किया जा सकता है, लोगों को घरों से निकाला जा सकता है। ये एक टेस्ट केस हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में हमने उस तरह से हिलजुल देखी नहीं। देखिए हमारे बुनियादी तौर पे तो अब इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन ना भी हो रहे हैं, जितने इलेक्शन तो पंजाब की जो बात हो रही है ना, पंजाब में ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। देखिए ना, इसकी तहरीक कोई नहीं चल पाई, क्योंकि आमतौर पे कहा जा रहा है कि जी 13 करोड़ का सूबा है, जो मोबिलाइजेशन यहाँ पे होनी चाहिए थी सियासी तौर पे वो नहीं हो पाई पीटीआई की। नतीजतन जो रिजल्ट इनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो अभी लोग सवाल यही कर रहे हैं कि जी ये तो ज़मीनी इंतखाब एक लिहाज से टेस्ट भी है ना, ये अल्सर भी है कि अगर दोबारा इलेक्शन होंगे, जब जनरल इलेक्शन होंगे, जिस वक्त भी होंगे, वक्त पे होंगे या पहले होंगे, उस वक्त क्या सूरत हाल बनेगी। अभी देखे ना, जिस तरीके से आलिया हमजा को साइड लाइन किया गया, वो चीफ ऑर्गेनाइजर थी, फिर उनका झगड़ा हुआ सलमान अकरम राजा के साथ, उन्होंने पब्लिकली उनको जिसको कहते हैं बेइज्जत किया माजूद के साथ, और बाद में माफी भी मांगी इन्होंने। तो अब उनके पास लोग नहीं है, एक स्ट्रेंथ नहीं है जो उनको लेके जा सके। जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो फवाद चौधरी हो साइड लाइन हो चुके हैं, परवेज लाई साहब तकड़े आदमी थे, वो उन्होंने जेल काटी है। अब देखें 76-70 साल उनकी एज हो चुकी है, किस हद तक वो जा सकते हैं। कहा जाता है उनकी बात पहले भी नहीं मानी गई, अब भी लगता नहीं मानी जाएगी। वो वाहिद बंदे थे जो पार्टी में, जिन्होंने बड़ी शदीद मुखालफत की थी कि ये आप असम्बलियों को ना तोड़ें, पंजाब असम्बली को ना तोड़ें, अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो आप तोड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किलात होगी, नहीं तोड़ेंगे तो आपका ये सूबा आपका साथ देगा। आज लोग कहते हैं अगर बात मानी जाती तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। तो ये डायनामिक्स पॉलिटिकली तो हम देखते हैं कि बदलती रहती हैं, लेकिन पंजाब के हवाले से ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई, ये पार्टी के अंदर भी डिस्कस होती हैं बातें। वो कहते हैं कि जी जिस तरीके से पंजाब को आगे लेके जाना चाहिए था नहीं ले जाया गया, लिहाजा ये टेस्ट केस के तौर पे देखा जा रहा है कि जो इलेक्शन ये हो रहे हैं, जो पंजाब में या बाकी जगहों पे हैं, पीटीआई किस तरह परफॉर्म करती है, क्या होती है। बाकी एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे है जी, हमारे यहाँ देख लें 71 के बाद 10 इलेक्शन हुए हैं, 11 इलेक्शन बारुख मैंने सारे जो है ना वो कवर किए हुए हैं। मुझे पता है इलेक्शन में पाकिस्तान में कोई भी नहीं कह सकता कि इलेक्शन फेयर होते हैं। समिटमेंट का इलेक्शन फेयर हुआ था, मुल्क टूट गया, इस पाकिस्तान उधर रह गया, ये सारी चीजें हैं। अब तो हिंदुस्तान में भी इलेक्शन देखने फेयर नहीं होता। बिहार के इलेक्शन में, रियासत के इलेक्शन में किस तरह धांधली की गई, वहाँ पे 70 लाख खवातीन को 20 से 25 हज़ार रुपया दिया गया वोट जीतने के लिए। इस तरह से वो कहा जाता है धांधली मुख्तलिफ तरीके से की गई, बड़ी आजमाई तरीके से, और वे 20 लाख के जो मर गए थे उनको उन्होंने वोटें उनकी डलवाई वहाँ से। तो वहाँ भी तब्दीली आ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सियासी जमातों में एवोल्यूशन जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं, ग्रो नहीं कर सकती हैं। जो इंतजार में आती हैं वो उनके साथ कुछ क्या सलूक होता है, ओपोजिशन के लोग जाके फौज से मिल जाते हैं, इसको हटाया जाए। तो जनरली तो हमने देख रहे हैं कि जो सेटबैक सारी सियासी जमातों को होते हैं, पीटीआई को ज्यादा सेटबैक इसलिए हुआ कि मुसलसल कन्फ्रंटेशन पे चल पड़ी है। आज उनकी पार्टी के लोग भी बातें कर रहे हैं कि ये ज़मीनी इंतखाब अगर ढंग तरीके से लड़े होते, आपने अपने सारे कैडर को अपने सारे ऊपर से लेके चलते। आज देखना आज उनके इख्तलाफात हैं, कहा जाता है बुकरा ने हाईजैक किया और पार्टी को, फिर आप देख लें पार्टी के अंदर सियासी तौर पर इख्तलाफात हैं, केपी में कितने इख्तलाफात हैं। कई दफा बानी पीटीआई सनब करते हैं कि आपके इख्तलाफात की वजह से मामला खराब हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता खराब तो हो रही है, अब कोई तारीख नहीं चल पा रही। अब जिस तरह कहा जा रहा था कि 26 नवंबर को कुछ करेंगे, देखें 26 नवंबर में आने वाली है, क्या होगा। अब मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा लोगों को इस बात का वो है कि जी कोई सेकंड टीयर की लीडरशिप ही नहीं आने दी गई, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं किया गया कि भाई कोई आए पार्टी को ऑर्गेनाइज करे। जो सियासी लोग हैं, शाह अहमद कुरैशी, अपना फवाद चौधरी है, इस तरह कुछ और लोग हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो मेरा ख्याल है ये इनके लिए मसाइल होंगे। ये टेस्ट केस तो होगा ज़िमनी इंतखाबात के जी, कहाँ आप क्या परफॉर्म कर सकते थे, क्यों नहीं किया, पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे वो क्यों नहीं ओवरकम हो सके, किस तरीके से मामला बेहतर हो सकते थे वो नहीं हुए। तो नतीजतन मुख्तलिफ वालों से उनको सेटबैक होते हुए नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ। सही है जी ठीक है।
बतूल, आपके ख्याल में जो हुक्मरान जमात है, अगर उसकी बात कर लें तो उम्मीदवारों के लिए हुकूमती कारकर्दगी भी ज़ाहिर है सवालिया निशान होती है। अब वो अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो जो मरीम नवाज़ की कारकर्दगी ओवरऑल रही है पिछले अरसे में और हालिया दौर की भी अगर हम बात कर लें तो वो ओवरऑल हम देखते हैं कि उनके अवाम उनसे खुशी नज़र आते हैं और वहाँ पर काम होते नज़र भी आते हैं। बनस्बत अगर हम KP को उठाकर देख रहे हैं तो वहाँ पर जो हुकूमती कारकर्दगी है, सूबाई कारकर्दगी, वो भी सबके सामने। तो आप इसको बोझ समझती हैं या सहारा समझती हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, या इस टर्न आउट के लिए कि जो आज होने वाले इंतखाबात हैं इस पर ये किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा तरक्याती प्रोजेक्ट्स आने वाले वक्त में पंजाब में अनफोल्ड होंगे, लोगों को उसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर ये वाकई इतनी एफिशिएंसी से हो रहा है तो फिर तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन जो मौरूसियत का आंसर है वो पंजाब के इन इलेक्शंस में बहुत नुमाया है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, फैसलाबाद से बिलाल बदर चौधरी वज़ीर मुमलिकत बिलाल बदर चौधरी के भाई हैं। एक और हल्के उम्मीदवार उसमें राना अहमद शहरियार हैं, वो वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह के दामाद हैं। अता ताहिर साहब के भाई भी इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। फैसलाबाद से राजा दानियाल रियाज साबिक वज़ीर जो साबिक वज़ीर है राजा रियाज, उनके बेटे हैं जो PDM के गवर्नमेंट में एक मुआहदे के तहत फ्रेंडली अपोजिशन भी करते थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन नहीं हो सके। सरगोदा में जो सुल्तान अली रांझा साबिक वज़ीर मियाँ रांझा के भांजे हैं। अब आप ये देखिए पूरे फैमिली कनेक्शंस हैं जो कि इलेक्शन लड़े, यानी कि तो बतूल पे PTI अगर इस पर सवाल उठाती है तो क्या गलत उठाती है कि ये मौरूसी सियासत, हर इलेक्शन में अपने ही लोगों को खड़ा कर देना, अपने ही लोगों की नुमाइंदगी, फिर उन्हीं को आगे बढ़ा के इक़्तिदार में शामिल कर लेना, क्या PTI का ये मुतालबा गलत है? हरगिज़ गलत नहीं है, लेकिन PTI ने कौन सी कोई नई जो मिसाल है वो कायम कर ली है। उमर अयूब की खाली जो नशस्त खाली हुई थी उनकी जगह उनकी अहलिया को टिकट जारी किया गया। तो ये मेरे ख्याल है किसी भी पार्टी को जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये जाने नहीं दिया जाता। तो जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें हम हक़ राय दही की बात करते हैं, चॉइस की बात करते हैं, ओपिनियन की बात करते हैं। अब ये कौन सी चॉइस है जो 10-12 लोगों की काबीना से बाहर सोचने पे आपको मजबूर नहीं करती? और अगर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम हो रहा है पंजाब में तो फिर तो लोगों को बढ़ के वोट देने चाहिए, क्योंकि आपके तरक्की की बुनियाद पे आपको वोट मिलेंगे। आपको ये कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कोई आपका भांजा है, कोई आपका दामाद है या कोई आपका बेटा है। एंड ऑन दी अदर हैंड NA 129 में जो PMLN के कैंडिडेट हैं हाफिज़ नुमान, वो लेस्को के चेयरमैन भी रहे हैं और उनके बारे में ये PTI ने शिकायत की है कि कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान भी लेस्को से ही लिए गए हैं। अब ये भी सोने पे सुहागा है। जब इस तरह की शिकायतें आएंगी तो आप कैसे कह सकते हैं? पहले तो पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रही जो आपकी मेन ऑपोजिशन है पंजाब के अंदर, और ऑन दी अदर हैंड आप जिससे इलेक्शन तगड़े तरीके से लड़ना भी चाह रहे हैं उसके भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपने शफाफियत से सिलेक्ट नहीं किए। यहाँ पे एक और बहुत अहम चीज़ें मेरे ख्याल है उसको हमें तज्जिया करते हुए इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बेशक ये बहुत ट्रेडिशनल वेव होती है कि जब ज़मीनी इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट ही अपनी जगह बनाती है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि 2022 जुलाई में जब PTI के मुनव्वर अरकान के सीटों पे इलेक्शंस हुए थे 20 हल्कों में सेंट्रल पंजाब की 5 डिविजन्स में, तो उसमें से जो 15 सीट्स थी वो PTI ने जीती थी और उस वक्त उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं थी और उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब ने अपनी कामयाबी से गवर्नमेंट बनाई। तो इस तरह की एक तारीखी लैंडमार्क अचीव करने के बावजूद PTI का ये फैसला करना कि वो बाइकआउट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक गलत फैसला है जिसका बाकी फैसलों की तरह PTI को आगे जाके रियलाइज़ होगा कि नहीं करना चाहिए था। सही है, ठीक है, बात कर लेते हैं आदिल। जिस तरीके से हम मौरूसी सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये पॉइंट रेज हुआ है तो हम इसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते कि PTI बार बार क्लेम करती है, ख़ासतौर पर जो हुकूमत है उसके हवाले से, जो नून लीग है, कि बार बार इसी तरह के लोगों को टिकट्स दिए जाते हैं जो कि उनके अपने बड़े करीबी होते हैं। अब ये हरीपुर का सबसे बड़ा हल्का, जिस तरह से एहतशाम साहब भी कह रहे थे कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो वहाँ से भी उमर अयूब साहब की जो अहलियाँ हैं वो वहाँ पर हमें खड़ी होती नज़र आ रही हैं और उनके लिए बाकायदा फिर कैंपेन्स चलाई गई हैं और लोग बड़ा इत्तेहाद के साथ कह रहे थे कि हम इनको फिर वोट करेंगे। तो फिर वो सारी बातें जो PTI करती है ये वो और फिर ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें तजाद नहीं है? और देखिए ऐसा नहीं है, एक पॉलिटिकल कैंपेन बनाई गई थी, एक एनवायरनमेंट बनाया गया था इस मुल्क के अंदर कि हम एक थर्ड फोर्स के तौर पर आएंगे और आपको चेंज देंगे। वो चेंज तो सबने देखा ही है कि वो कितना चेंज था और कैसा चेंज था। फिर जो नैरेटिव बिल्डिंग जिसमें मास्टर है PTI, उन्होंने एक नैरेटिव भी बिल्ड किया कि हम मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। जितनी 2013 के इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन में आप देख लें कि पहले तो उन्होंने जो हलकों में लोग विनिंग कैंडिडेट्स थे उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया, ठीक। उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है KP के अंदर उनकी गवर्नमेंट 2013 से लेके अभी तक है,
केपी में आपको कई हलकों के अंदर नज़र आता है जहाँ पर उन्होंने फैमिलीज़ को टिकट दिए, चाहे वो असद कैसर साहब की फैमिली हो, चाहे वो शहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब, ये सब, इसके अलावा दीगर, और लंबी फहरिस्त है, ये तो मैं 2-3-4 के नाम ले रहा हूँ कि जिनमें और लोगों की फैमिलीज, उनके भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, कजन्स को, रिश्तेदारों को एक दूसरे को टिकट दिए गए। और ये पंजाब में भी हमें इसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दी। तो ये एक स्लोगन ज़रूर था, लेकिन इस पर 100% पीटीआई इम्प्लीमेंट करती हुई दिखाई नहीं दी। किसी हद तक ज़रूर किया है, लेकिन 100% करती दिखाई नहीं दी। तो इसी तरह ज़रूरतों के तहत लोग, और बाकी दो पार्टीज़ का तो आपको पता है क्लेम ही नहीं है। वो तो कहते हैं हाँ हम फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं, मौरूसियत की पॉलिटिक्स करते हैं। वो तो कहते हैं हमारी पॉलिटिक्स ही हमारे बड़ों की वजह से है। तो वो दोनों तो इसमें बिल्कुल भी एम्बैरस नहीं होते कि हम क्यों देते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। जिस तरह भी एक तवील फहरिस्त हमारे सामने इस बाई इलेक्शन के अंदर भी मौजूद है, या दीगर में भी मौजूद है, जिसमें भाई, भांजे, भतीजे, वुज़रा के जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो पीटीआई भी उस पर 100% अमल दरामद नहीं कर सकी। ये जिसकी आप सीट की बात कर रही हैं, इस पर उमर अयूब साहब के जो कज़न है वो भी लड़ना चाहते थे इलेक्शन, और आपस में बड़ा उनका इख्तिलाफ रहा है। लेकिन फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि ये शहरनाज साहिबा जो हैं इनको ये टिकट दिया जाए, क्योंकि फैमिली के अंदर भी एक थोड़ी सी रिफ्ट नज़र आ रही थी टिकट के मामले में। लेकिन फाइनली उन्होंने वो उनको कर दिया। लेकिन अब आप ये देखिए ना, अगर इन्हें ना मिलता तो उनके कज़न को मिल जाता, उनके कज़न को, उनके भतीजे को मिल जाता। तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, और इसको इतना हमें हैरानी से नहीं देखना चाहिए। पीटीआई ने केपी के अंदर फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल नजर आई है, लेकिन एट द सेम टाइम नए लोग भी आए, नए लोग। वज़ीर आला केपी की अगर हम बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंटली तो उन्हीं को देखा जाता है, उन्हीं के हवाले से बार बार बात की जाती है पीटीआई की जानिब से कि हमने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठाकर एक बंदे को अब यहाँ का वज़ीर आला बनाया है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने ग्रास रूट से उठा के एक बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया। इसमें भी कोई इन सबके सामने है, अगर बहुत अच्छी थी तो भी और बहुत बुरी थी तो भी। आप देख लेंगे पंजाब के अंदर क्या होता था, लाहौर में बैठकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, तबादले, सब मामलात, लेन देन, किस तरीके से चीज़ें चलती थी, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये ज़ाहिर इस मुल्क में तो कोई भी केस कंक्लूड नहीं हो पाता, तो एलिगेशन की हद तक की सारी बातें रह जाती हैं। लेकिन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी ये भी देख लें। इस वक्त आप केपी की भी मिसाल ले लें। केपी के अंदर प्रायोरिटीज़ क्या हैं? प्रायोरिटीज़ ये हैं कि आपने अपने लीडर की रिहाई के लिए कैंपेन करनी है, आपने अपने लीडर की रिहाई के लिए पूरा दिन नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। प्रोविंस के अंदर टेररिज्म से लेके डेवलपमेंट के सीरियस इश्यूज हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। मैं आपको कहता हूँ, मैं चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जी बहुत केपी में चेंज आ गया, तो मैं उनको कहता हूँ वो ज़रा पंजाब से जाके केपी मूव हो जाए, शिफ्ट हो जाए, उन्हें पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया है। और सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ग्रास रूट से ले आए हैं। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो परफॉर्म भी कर सकते हैं, वो डिलीवर भी कर सकते हैं। सो यहाँ तो आप 100% मार्क्स देंगे। किसी को आप ग्रास रूट से लेके चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, फेडरल मिनिस्टर बना सकते हैं, गवर्नर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस का भी क्राइटेरिया? आई डोंट थिंक सो। आई बिलीव इन दिस थ्योरी के कॉम्पिटेंस का मुकाबला सिर्फ आप लोअर मिडिल क्लास से या फिर ग्रास रूट के किसी बंदे को ला के नहीं कर सकते। आप बंदा कॉम्पिटेंट लाएं, चाहे किसी भी क्लास से लेके आए। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि एलीट क्लब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस की ये हालत हुई है, क्योंकि उनके अपने बिजनेसेस होते हैं, अपने पर्सनल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सारा कुछ लेजिस्लेशन के अंदर कर रहे होते हैं, वो खाड़ पिछाड़। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये क्राइटेरिया सिर्फ कि आप किसी को ग्रास रूट से ले आए और वो बना दें। सो लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। अगर आप जो हम असल डिस्कस कर रहे हैं, बाई इलेक्शन की जो बात कर रहे थे, सो ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि बाई इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। उसमें आप जीतें या ना जीतें, लेकिन आप जो लकूनाज होते हैं सिस्टम के उनको एक्सपोज कर देते हैं, जो फ्लॉज होते हैं सिस्टम के उनको एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक पॉलिटिक्स होती है कि बाई इलेक्शन को बुनियाद बनाकर, बेस बनाकर ये बताया जाता है कि हमारी पॉपुलैरिटी क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, तो वो उस बेस के ऊपर लड़ना ही नहीं चाहते जहाँ पता हो कि हार जाएंगे। तो लेकिन इनको जहाँ 2 हलकों में पता था कि वहाँ कोई कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सकता है, तो वहाँ पर तो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन सूबाई असम्बली के हलकों में, चाहे वो सरगोदा डिवीजन हो, मुजफ्फरगढ़ हो, साहिवाल हो, फैसलाबाद हो, जहाँ उन्हें पता है कि वहाँ पर वो उनकी पार्टी इस तरह मोबिलाइज नहीं है इस वक्त, या फिर उस तरीके से एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर उनके उम्मीदवार आपको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, एहतशाम साहब का पॉइंट ले लेते हैं। लाहौर के हल्के का भी बता दूं कि देखें, ये ट्रेडिशनल हल्का है। ये शहबाज शरीफ साहब जीतते हुए आ रहे थे, 13 में भी जीते, गालिबन 18 का भी इलेक्शन वहाँ से जीते।
और ये अंदरून शहर का भी और ट्रेडिशनल तारीखी सारा ये इलाका है लाहौर का, जिस हल्के में लगता है इसमें आई थिंक सनत नगर, IBC और इस्लामपुरा और ये अनारकली, ये सारे एरियाज लगते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का भी है, ज़ाहिर है गढ़ रहा है ये पास में PMLN का। और अब PTI का भी आप देखेंगे वहाँ पर एक कोई गालिबन शायद शजी खान न्याजी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं, तो PMLN ने इसके लिए भी उनके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करके PTI का वोट डिवाइड करने के लिए। तो ये हल्के इस तरीके से खाली नहीं छोड़ने चाहिए। चलिए 2 में आपने खड़ा कर दिया जिसका आपको पता था कि कंपटीशन हो सकता है और बाकी जगह से आप जो है वो हट गए, तो ये कोई बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है, कंपटीशन करना चाहिए। ठीक है आदिल, मैं आपकी जानिब दोबारा भी आती हूँ। एहतशाम साहब, एक तो ये बताएगा कितना सेकंड करेंगे आदिल की बात से, और दूसरा ये कि जो मुख्तलिफ हल्कों में लोकल ये इशूज़ हैं ये ज़्यादा नज़रअंदाज होते हुए हमें नज़र आएंगे, या फिर जो मरकज़ी सतह के हवाले से अगर हम बात करें जो सियासी पोलराइजेशन है वो नतीजा तय करेगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, या फिर अगले इलेक्शन हम कहाँ पर खड़े होता देख रहे हैं? आदिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ हवाले से तो हम देख सकते हैं कभी भी बात होती है, 2 चीज़ें बात हुई हैं। एक तो है कि जी पार्टी की लीडरशिप वो कितना रोल प्ले करती है इंतखाबात जितवाने में। अभी देखें लीडरशिप की बात हो रही है, चलें ये तो एक बात तो है ना कि जी ग्रास रूट लेवल से आप लेके आ गए, यंग लोगों को लेके आ गए। जिस तरह सुहेल आफरीदी के बारे में कहा जाता है जी छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वही फॉर्मर फाटा के लोग खैबर एजेंसी का आदमी है। भाई क्या ये काफ़ी है? पहले कोई इलेक्शन लड़ा है कि नहीं लड़ा, कोई तजर्बा है, कितने लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। माजरत के साथ जो इनकी पार्टी के अंदर मारूफ जो जिसको कहना चाहिए पुराने सीजन पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है ना, वो भी उनकी आप देखें जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। अभी महमूद खान जो इनके आपने देखा केपी में वो तो चीफ मिनिस्टर थे, अभी देखिए पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं और पब्लिक ऑफिस में रहने वालों के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो लोगों को मशहूर जलसा नहीं भूलता सवाद का 12 बजे जलसे का टाइम था और ये कोई देर और झूमते जामते पहुंचे, तो दुनिया ने तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई उनकी कि वो पूरे धुत थे उस वक्त। तो उसके बाद उनको फैसला किया गया कि यहाँ तो बगैर तकरीर कराए इनको लेके चले जाना ही बेहतर है, तो लेके चले गए थे। तो सवाल है कि ये तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में 2 केसेस जो है ना वो तो सब जगह बात होगी, गुलजार खान की और महमूद खान की। अच्छा चले ठीक है, आपकी फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है, लोग केपी में तो खास तौर पे हमने देखा है कि एक सियासी जमात के बाद दूसरी सियासी जमात नई इलेक्शन जीती। आप तीसरी मरतबा इलेक्शन जीते हैं PTI वाले, लेकिन बात वही है कि क्या कि ये पार्टी क्या एक फैन क्लब से रॉक स्टार से आगे जाएगी, तो वो नहीं गई। नतीजा तो ये है कि आज जो खुद पार्टी के लोग आपको मुझे प्राइवेटली मिलते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम क्या करें, ये 1 मैन शो है, हम बेशुमार दफा को बात कर रहे होते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। यदि कल ही की आप देख लें बैरिस्टर गौर जो है ना वो आईनी अदालत के सामने पेश हुए हैं। वो रेलवे का एक केस है, तो रेलवे की जमीनें जो है ना कुछ लोगों ने ली हैं, प्राइवेट कंपनियों ने लीज पे, उनके बिहाफ पे पेश हुए हैं, तो लोग उनके पीछे पड़े हैं। यदि आप आईनी अदालत, हम तो मानते ही नहीं है, आप कैसे PTI के सरबराह है कि आप उस आईनी अदालत में पेश हो गए, जबकि इनके लोग कहते हैं कि जी हमें आईनी अदालत एक लीगल एक फॉर्म बन गया। वैसे भी PTI के मैनिफेस्टो में था, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुझे याद है अच्छी तरह से ये 2006 में मायदा हुआ था। फिर 2 महीनों के बाद मिलेनियम होटल लंदन में मारूफ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे PTI के सरबराह बानी PTI भी गए थे और इमरान खान भी, फजल रहमान साहब, इन्होंने साइन किया था, उसको ये कहा था कि जी हम मानते हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए। आज आप बिल्कुल माजी में वही सारी बातें जो PTI करती रही है, आज हम देखते हैं उन बातों से वो बहुत इख्तलाफ करती हुई नजर आती है। कता कलामी की माजरत है एहतशाम साहब, वक्त बहुत शॉर्ट है, मैं चाह रही हूँ बस लास्ट में एक बतूल का कमेंट ले लूँ। बतूल, अब आपके ख्याल में आप क्या देख रही हैं कि अगर ये जो एक हल्का ही अगर हम कंसीडर कर लें, ये हरीपुर वाला, अगर यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीत जाती है PTI, तो क्या सियासत में वापसी के लिए कोई राहें हमवार हो सकती हैं, और अगर होती भी हैं तो क्या वो इस पर काम करती हुई नजर आएगी, या फिर उनका वही मानना होगा कि पहले बानी और बाद में सारी चीज़ें? देखिए PTI की कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, ये तो आलिया हमज़ा की ट्वीट से भी बड़ा वाज़ेह हो जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम हल्कों में बाइकआउट का फैसला किया है, लिहाजा जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशंस जाएं ही नहीं। मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को विटनेस करें या वो एक्सपीरियंस करें। उन्होंने स्ट्रेट अवे अपने वोटर्स को मना किया कि जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये उन्होंने आगाह कर दिया कि उमर अयूब की अहलिया जा रही हैं, उनको आप वोट देना चाहते हैं तो जाके दें। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले कई सालों से बार बार फ्लोर को खाली छोड़ने की गलती PTI इस दफ़ा
भी कर रही है, बट एट द सेम टाइम उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो उनका अपना हल्का है NA 118 की हम बात करें, वहाँ पे जो लोग उनसे नाराज़ हैं उनको तो एटलीस्ट आप एड्रेस करें। ठीक है, आप जहाँ पे नहीं अपने लोग खड़े करना चाहते आप मत करें, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि 90,000 से ज़ायद लोग बेघर हुए थे जब तरबेला डैम बना था, और बाद में उस वक्त इनसे वादा किया गया था कि आपको पैसे देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन ये नहीं हुआ और इस वजह से लोग अयूब खान से भी नाराज़ हुए और ये बहुत पुराना किस्सा है और ये अब तक चल रहा है। तो ये फैक्टर भी पीटीआई को मुतासर कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली वोट बैंक से रिलेटेड है, लेकिन अभी तक पीटीआई ने इसको एड्रेस नहीं किया। यहाँ पे तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी का मसला नहीं था, यहाँ पे तो कोई दफ़ा 144 का इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ पे पीटीआई को प्ले करने का मौका भी मिलता है वो शायद अपने ओवर कॉन्फिडेंस पॉपुलिस्ट एटीट्यूड की वजह से शायद वो नहीं कर पाती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आदिल, क्या समझ रहे हैं, कितना सेकंड करेंगे और लास्ट ये कमेंट कर दीजिएगा, क्या लग रहा है कोई तब्दीली आ सकती है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा जैसे अभी चलता आ रहा है? नहीं, बिल्कुल उसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है। वो क्या कहते हैं, पुरानी तनख्वाह पे काम चल रहा है। और अभी शाम साहब बात कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब की कि वो केसेस लड़ रहे हैं रेलवे के, जाकर वो पाकिस्तान के बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं और मुझे लगता है उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि जिस कंपनी के वो चेयरमैन हैं वो कंपनी तो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही, तो वो जो बिज़नेस उनका एज़ यूजुअल है उन्होंने उसको बहाल किया और वो अपनी वकालत से जो है वो अपना सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट वकील हैं। मेरे ख्याल उन्होंने सोचा होगा कि अगर कुछ अर्सा में और इस तरह चेयरमैन रहा जिस तरह का हूँ, जिसके पास इख्तियारात कोई नहीं है, जिसकी चलती भी कोई नहीं है, जिसको ना सोशल मीडिया सुनता है और ना पार्टी उसकी बात को सीरियस लेती है, तो मैं अपनी वकालत को कम से कम थोड़ा एक्टिवेट करूँ और जो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको बहाल करूं और मेरा ख्याल है बिजनेस एज यूजुअल होगा। लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। एक इवेंट जो है वो सिचुएशन को बिल्कुल तब्दील कर देता है और फिर आपके हाथ से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस किस्म की पॉलिटिक्स है उसमें आप ये कह सकते हैं कि स्टेलमेट है, मामलात आगे बढ़ नहीं रहे, उसी तरह चल रहे हैं पुरानी तनख्वाह पे जिस तरह चलते हैं। सही है, ठीक है। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आदिल हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम उल हक, बतूल राजपूत का हिस्सा थे। आम मामले पे गुफ्तगू करते नाजरीन, ये इस वक्त इंतखाबात जारी हैं। अब देखना ये है कि 5 बजे के बाद से क्या रिजल्ट आना शुरू होते हैं। इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा आगे भी अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इलेक्शन से जुड़ी मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। इसके अलावा मजीद दीगर पूरे मुल्क में क्या हो रहा है इस हवाले से भी आपको बताएंगे। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।